हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रॉ वाटर को जब हम सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि इम्प्योरिटीज़ को क्लासिफाइड किया था, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। यहाँ इस वाटर को जब भी हमको किसी कम्युनिटी में भेजना होता है तो पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिज़ाइन किया जाता है। अब एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे? देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कई तरह की यूनिट्स लगी होती हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ होता है, अलग अलग काम होता है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूनिट का, पर्टिकुलर यूनिट का क्या पर्पज़ है, उसका क्या डिज़ाइन डेटा है, उसको किस थ्योरी पर डिज़ाइन किया गया है, और जो भी रिलेटेड जो कंसेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट की उसके वर्किंग प्रोसेस से, उसके डिज़ाइन डेटा से या डिज़ाइन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनती है। तो वाटर सप्लाई स्कीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको बहुत ही डेप्थ में समझना होगा। और आज के इस लेक्चर में हम पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एक विजुअल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क करता है, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स लगी होती हैं और उन यूनिट्स का काम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम उस विजुअल को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले रॉ वाटर को कलेक्ट करके उसमें एक यूनिट दिखाई गई है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, दैट इज़ प्री क्लोरिनेशन। एक जनरल लेआउट में बता रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिट्स लगी होती है। वैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही रॉ वाटर सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एंट्री करता है तो उससे पहले उसमें स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीन्स यूनिट प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज़ या लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली उसको दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसके बाद में आपको भी पता है कि जब रॉ वाटर को हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम रिवर, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी टर्बिडिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर को रिमूव करने के लिए, उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं प्री क्लोरिनेशन। तो ये क्लोरिनेशन जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्शन यूनिट होती है या डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनका जो बेस्ट मेथड होता है उनको रिमूव करने का, वो होता है क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन की कई तरह की फॉर्म हमको देखने को मिलेगी। बेसिकली हम वाटर में जो क्लोरीन ऐड करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मैटर को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिसइंफेक्टेंट एजेंट को यूज़ करते हैं। इसमें एक है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और जो बायोलॉजिकल मैटर होता है, उसको ये रिमूव कर देता है वाटर में से। तो प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, इस तरह की कई सारी टर्म्स यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो जब हम सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर हम क्लोरिनेशन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। तो जनरली जब आपका रॉ वाटर किसी रिवर लाइक सोर्स से आता है तो उसमें बायोलॉजिकल मैटर बहुत ज़्यादा होता है, और उस केस में हम पहले ही उस लोड को कम करने के लिए, सबसे पहले हम उस बायोलॉजिकल लोड को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, क्लोरिनेशन कर देते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रहे हैं इसलिए उसका नाम क्या है, प्री क्लोरिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रहे हैं इसलिए उसका नाम क्या है, प्री क्लोरिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्री क्लोरिनेशन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज द प्री क्लोरिनेशन यूनिट। अभी यहाँ पर इसके जस्ट बाद में आपको भी पता है कि रॉ वाटर में कुछ डिसॉल्व गैसेज होती हैं, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हो, H2S की बात कर सकते हो।
तो इन डिजॉल्व गैसेज को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम एरिएटर यूज़ करते हैं, जिनका सीक्वेंस, जो यूनिट्स जिस तरह से लगी हुई हैं उनका सीक्वेंस वैसा का वैसा ही होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और उनका पर्पस भी वही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करना चाहते हैं, जिसमें रॉ वाटर में उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इनिशियली बहुत ज़्यादा है, तो हम और मतलब फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करने से पहले हम उसका लोड कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्री क्लोरिनेशन किया। क्लोरिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई डिजॉल्व गैसेज उसमें प्रेजेंट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S, इस तरह की गैसेज अगर उसमें प्रेजेंट हैं रॉ वाटर में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक एरिएशन यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली आपको यहाँ पे स्टेप्ड जैसा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें स्टेप्स जैसे आपको स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे कैस्केडेड एरिएटर्स। ठीक है, ये एरिएटर डिजॉल्व गैसेज को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो पर्पस, उसका सीक्वेंस कहाँ पर लगा हुआ है, किस तरह से लगा हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स लगी हुई होती हैं उनको थ्योरेटिकली पढ़ना और विजुअल के थ्रू समझकर आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, जिससे कि जब आप इनके डिज़ाइन को पढ़ें, इनकी प्रोसेस को पढ़ें, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा हुआ है, प्री क्लोरिनेशन यूनिट, जिससे हम इस रॉ वाटर का डिसइंफेक्शन करेंगे, हैवी लोड को कम करेंगे। इसके बाद में कोई भी डिजॉल्व गैसेज हैं, जैसे अनवांटेड डिजॉल्व गैसेज को रिमूव करने के लिए और ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एरिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हमने एक एरिएटर प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी, और उस मेन कहानी में क्या है कि यहाँ पर जो भी फिजिकल इम्प्योरिटीज है, जैसे हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं, हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब ऐसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल जिनको सेटलिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकें, उसके लिए हमने यहाँ पर यूनिट प्रोवाइड की है। जनरली क्या होता है कि जो हैवी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो अपनी सेल्फ वेट की वजह से सेटल कर जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह की सेटलिंग को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग। बट आपको भी पता है कि अगर फाइन कंसंट्रेशन, फाइन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन रॉ वाटर में बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में फाइन पार्टिकल अपने वेट की वजह से इतना इजीली सेटल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके वेट को बढ़ाने के लिए पार्टिकल्स को आपस में एग्लोमरेट करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। तो उस जोड़ने के लिए हमको क्या करना होता है कि रॉ वाटर में एक केमिकल मिलाना होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल आपस में जुड़ने लग जाती हैं। उस केमिकल को बोलते हैं कोगुलेंट। और उस प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। तो यहाँ पर हम कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो जो कोगुलेशन होती है, इट इज़ ए फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस, इट इज़ ए फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ वाटर के साथ में कोगुलेंट को यहाँ पर ऐड करके उसके साथ में रॉ वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं। तो कोगुलेशन इज ए फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस। एंड देन इसके बाद में हम वाटर को कहाँ भेज देते हैं, हम इसमें फ्लोकुलेटर में फ्लॉक्स जनरेट करने के लिए, झाग जनरेट करने के लिए हम इसको फ्लोकुलेटर में भेज देते हैं। तो एक बार इसको हम विजुअल्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। देखिए, यहां पर क्लोरीनेशन का एक डोज दिया है रॉ वाटर में। इसके बाद में यहाँ क्लोरीनेशन होने के बाद में ये जो रॉ वाटर है ये एरिएटर्स के थ्रू जाता है, जिसमें इसकी डिजॉल्व गैसेज क्या हो जाती है, रिमूव होती हैं, और ऑक्सीजन कंटेंट, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है उसका लेवल बढ़ता है। इसके बाद में जब हम इसको नेक्स्ट यूनिट दैट इज कोगुलेटर फ्लैश मिक्सर में जब इसको भेजते हैं, तो यहाँ इसमें कोगुलेंट ऐड किया जाता है, और इस कोगुलेंट की मदद से हम क्या करते हैं, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनकी एग्लोमरेशन अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कोगुलेंट ऐड किया है। कोगुलेंट एक्चुअली क्या है, केमिकल है जो उन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स की एग्लोमरेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है कि वो बहुत ही आसानी से क्या होने लग जाएंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे और एक हैवी फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और वो हैवी फ्लॉक्स आसानी से क्या कर जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक में, मतलब क्लैरिफायर में क्या हो जाएगा, सेटल कर जाएगा, जहां से उसको पानी से या वाटर से अलग कर लिया जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे, आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे सामने एक बात देखने को आती है कि बच्चे यूनिट तो पढ़ लेते हैं, सारी यूनिट्स पढ़ लेते हैं कि फ्लैश मिक्सर लगा होता है, फ्लोकुलेटर लगा होता है, क्लैरिफायर लगा होता है, यहाँ पर फिल्टर्स लगे होते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इनका सीक्वेंस कैसा होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक एक यूनिट
कहाँ पर लगी हुई हैं और ये किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ रॉ वाटर में कोगुलेंट ऐड किया और इस फ्लैश मिक्सर में जहां पर इस कोगुलेंट को रॉ वाटर के साथ में मिक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी एग्लोमरेशन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और इसका जो बेसिक थ्योरी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इस विजुअल्स के थ्रू हमको इसको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क करता है। तो यहां पर रॉ वाटर किस यूनिट में है, अभी यहां पर ये फ्लैश मिक्सर में है। तो फ्लैश मिक्सर में क्या कर रहे हैं हम, केवल और केवल रॉ वाटर के साथ में जो कोगुलेंट डाला है, जो केमिकल डाला है, उसके साथ इसको हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद में ये वाटर कहां जाएगा आपका, ये वाटर अब जाएगा फ्लॉकुलेटर में, जहां पर फ्लॉक्स जनरेट किए जाएंगे। तो फ्लैश मिक्सर के बाद में यहां पर कोगुलेशन की प्रोसेस चल रही है। कोगुलेशन की प्रोसेस के बाद में ये वाटर पहुंच गया आपका फ्लॉकुलेटर में, जहां पर फ्लॉक्स जनरेट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लॉक्स के थ्रू आपस में एग्लोमरेट होंगे और वो फ्लॉक्स फाइनली कहां जाएगा, क्लैरिफायर, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस टैंक में, इस यूनिट में क्या होने वाला है, जितने भी आपके सेटलेबल सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जिनको हमने यहाँ पर ये जो यूनिट हमने प्रोवाइड की है, एक्चुअली जितने भी हैवी पार्टिकल हैं वो अपने इंडिविजुअल वेट की वजह से, डिस्क्रीट सेटलिंग की वजह से क्या हो सकते हैं, इजीली सेटल कर सकते हैं। पर हमने यहाँ केस लेके चले हैं कि इसमें फाइन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, फाइन पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए हमने ये यूनिट प्रोवाइड की है। फाइन कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ही हमने इस फ्लैश मिक्सर और फ्लॉकुलेटर को यहाँ पर प्रोवाइड किया है, कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन किया है। अदरवाइज अगर इसमें फाइन पार्टिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती तो उस केस में हमारा सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको आप क्लैरिफायर बोल रहे हो, केवल वो लगा होता कि हैवी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जो कि खुद के ही वेट की वजह से सेटल कर जाएंगे, हमको कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आपका सिंपल ये यूनिट लगा होता। लेकिन हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि आपको जितनी पॉसिबल यूनिट्स आप यहाँ लगा सकते हो, जितने पॉसिबल ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, उतने हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि रॉ वाटर में फाइन पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे किया जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक से पहले हमको कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसमें ये जो प्रोसेस है, कोगुलेशन की प्रोसेस फ्लैश मिक्सर में होगी और फ्लॉकुलेशन की प्रोसेस जो है फ्लॉकुलेटर में होगी। कोगुलेशन एक फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम कोगुलेंट को रॉ वाटर के साथ में मिक्स करते हैं और पार्टिकल के एग्लोमरेशन की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि आपका जो फ्लॉकुलेटर होता है ये स्लो मिक्सिंग प्रोसेस होता है जिसमें फ्लॉक्स जनरेट होते हैं, फ्लॉक्स का मतलब झाग जनरेट होते हैं और उन फ्लॉक्स की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स एग्लोमरेट होते हैं और फाइनली फिर इस फ्लॉकुलेटेड वाटर को हम कहाँ भेजते हैं, क्लैरिफायर में भेजते हैं, जहां पर सेडिमेंटेशन होता है, जहां पर ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू सेल्फ वेट ये पार्टिकल सेटल करते हैं और रॉ वाटर से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल इंप्योरिटीज को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लैरिफायर में, सेडिमेंटेशन टैंक में आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये जो वाटर है यहां से कहां पहुंच गया है। अब आप जैसे यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक पे जैसे ये वाटर रिमूव, फिजिकल जो इम्प्योरिटीज है दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे यहाँ पे रिमूव होगा, ये जो वाटर है ये कहाँ प्रोसीड कर दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ फिल्टर्स में। कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम फिल्टर्स में भेज रहे हैं। देखिए फिल्टर भी आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। ये जो फिल्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं, रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ का मतलब है कि फाइन और इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक पार्टिकल, जो फाइन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक पार्टिकल है जो यहाँ सेटल नहीं हो पाए, सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हो पाए, उस जो भी रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं, जो भी रिमेनिंग मैटर है, जो भी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ है, अब उसको हम कोशिश करेंगे कि ये फिल्टर्स में रिमूव हो जाए। और फिल्टर में अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो एक फिल्टर यूनिट में आपका सेडिमेंटेशन भी होता है, क्योंकि इस फिल्टर, अगर इस फिल्टर की बात करें, इसकी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर एक फिल्टर मीडियम होता है। उस फिल्टर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होता है बेसिकली। जो फिल्टर मीडियम की बात करते हैं तो इट इज़ ए सैंड मीडियम बेड होता है, सैंड का एक बेड होता है, एंथ्रेसाइट भी हो सकता है वहाँ पर।
तो उन पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे सेडिमेंटेशन टैंक बने होते हैं, वहां पर ये पार्टिकल क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। एक दूसरी प्रोसेस की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि जो बेड है, फिल्टर बेड है, उसमें जो वॉइड्स होता है, उसका जो वॉइड्स की जो साइज होती है, उससे छोटे वाले पार्टिकल तो उससे पास हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़े वाले पार्टिकल वहां पर रिटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो एक तरह से यहां पर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग भी हो रही है। तो कौन कौन सी प्रोसेस अगर हम बात करें यहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है यहां पर फिल्टर में, एक फिल्टर में कौन कौन सी प्रोसेस होंगी उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यहां पर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होगी। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का मतलब है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का मतलब है कि जो बेड के जो वॉइड्स हैं उनसे बड़े पार्टिकल रुक जाएंगे, वो छन जाएंगे, एक तरह से ये छन्नी का काम करेगा। तो जो बड़े पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर जमने लग जाएंगे। तो उनसे, उनमें जो वॉइड बनेंगे उनसे बड़े पार्टिकल फिर उन पे रुक जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होने लग जाएगी। इसके बाद में इस मीडियम में यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, टिनी वॉइड्स होंगे। तो वहाँ पर आपको सेडिमेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि फिल्टर्स में सेडिमेंटेशन की भी प्रोसेस होती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस भी होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक फिल्टर की थ्योरी की बात कर रहे हैं कि किस किस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर का प्योरिफिकेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी पार्टिकल यहाँ से बच गए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, इन दोनों को जो यहाँ सेडिमेंट्स यहाँ सेटल नहीं हुए हैं वो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे किसमें, फिल्टर में। और फिल्टर इनको रिमूव करेगा कौन कौन सी प्रोसेस से, पहले मैंने बताया मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। तो वॉइड की साइज से जो बड़े पार्टिकल हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की वजह से वहां पर रुक जाएंगे। दूसरी बात, इसमें छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स को हम कह सकते हैं टिनी सेडिमेंटेशन टैंक। वहां पर आपको सेडिमेंटेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो वहां पर फाइनल पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेटल करने लग जाएगा। दूसरी बात है, इसमें एक आयन एक्सचेंज, जिसको हम बोल सकते हैं आयोनिक रिएक्शन होगी, आयोनिक एक्शन होगा। क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। और इसमें जो लिक्विड होता है, एक्चुअली क्या होती है, जो बेड होता है, जो मीडियम होता है, इस मीडियम के पार्टिकल के ऊपर एक बायोफिल्म बन जाती है। और ये बायोफिल्म क्या करती है, ये भी चार्ज बायोफिल्म होती है। और ये बायोफिल्म क्या करती है, फाइन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयोनिक एक्शन भी होगा, जिसकी तरह से फाइन पार्टिकल्स को ये जो मीडियम है कैप्चर करता है और वाटर से इसको अलग कर देता है। एंड लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बायोलॉजिकल एक्शन भी होता है। बायोलॉजिकल एक्शन भी होता है। बायोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है, आपको पता है कि बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा, जो बायोलॉजिकल मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको बायोलॉजिकल एक्शन से रिमूव कर देना। बायोलॉजिकल एक्शन का मतलब है एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन पे जो बायोलॉजिकल मैटर है उस पर अटैक करेगा, ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये आपका एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करेगा और अटैक करके इसको क्या कर देगा, इसको डिकम्पोज कर देगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस भी होगी, जिससे बायोलॉजिकल मैटर भी यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक फिल्टर में मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, आयोनिक एक्शन एंड बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से वाटर का ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या क्या रिमूव हो चुका है, बेसिकली जो हैवी ऑर्गेनिक लोड था उसको प्री क्लोरिनेशन से कुछ हद तक हमने क्या किया, उसके पोटेंशियल को डिक्रीज किया। उसके बाद में जो डिजॉल्व गैसेस थी उसको हमने एरिएटर के थ्रू हमने क्या किया, रिमूव किया। और जो सेटलेबल सॉलिड्स थे, जो सेटलेबल ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉलिड थे, उनको हमने सेडिमेंटेशन और इस कोगुलेशन फ्लोकुलेशन मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, उसको रिमूव किया है। बाद में जो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में पहुंच चुके हैं, उनको हमने यहां से रिमूव कर दिया।
तो बेसिकली अगर हम बात करें पार्टिकल्स वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हमने रिमूव कर दिया है, बट आपको भी पता है कि ये 100% ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बावजूद भी क्या होता है कि इसमें इस रॉ वाटर में अभी कंटेंट रह जाता है, बायोलॉजिकल कंटेंट रह जाता है। हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, जैसे अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो उनको सेपरेटली रिमूव किया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि यहाँ बायोलॉजिकल कंटेंट भी कुछ हद तक क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, रिमूव हो चुका है, लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये अभी यहाँ से रिमूव नहीं हुए। माइक्रोपैथोजेनिक जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको रिमूव करने के लिए हमको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन की कई सारी प्रोसेस है, जैसे डिसइंफेक्शन बाय ओजोन, डिसइंफेक्शन बाय KMnO4, डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। तो इस तरह की कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाटर से रिमूव कर सकते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उनमें से एक यूनिट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, दैट इज ओजोन यूनिट। इस यूनिट में हम क्या क्या लगा सकते हैं, ओजोन यूनिट की बजाय हम डिसइंफेक्शन बाय KMnO4 कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से। ओजोन से हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, हम UV रेज से डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, हम क्लोरीन से डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद में, इस यूनिट के बाद में हम इस वाटर को कहाँ भेज रहे हैं, ओवरहेड टैंक में भेज रहे हैं। मतलब हमारा फाइनल कंसर्न हमको मिल जाएगा कि ओवरहेड टैंक के बाद में हम इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कम्युनिटी में भेजने वाले हैं। तो दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितनी भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर बोली है, जितनी भी कहानी मैंने आपको यहाँ बताई है, उस कहानी से आपके एक बात समझ में आया कि किस किस तरह से कंपोनेंट काम कर रहे हैं और किस किस तरह से इनको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही वाटर रैपिड सैंड फिल्टर से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो फाइनली कहाँ पहुँचेगा, फाइनली वो अब डिसइंफेक्शन यूनिट में पहुँचेगा। और डिसइंफेक्शन यूनिट इज द लास्ट यूनिट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये क्या है, लास्ट यूनिट। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो डिसइंफेक्शन यूनिट में पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, पैथोजेनिक का मतलब होता है हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए हार्मफुल हो उनको रिमूव किया है यहाँ पर। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर रिमूव कर दिया है और उसके बाद में हमने इस वाटर को कहाँ भेज दिया है, ओवरहेड टैंक में भेज दिया है। मतलब अब यहाँ से हम कम्युनिटी को सप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर जितने भी तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको पॉसिबली रिमूव करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि कौन कौन सी यूनिट का किस तरह से यूज किया जाएगा, किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अरेंज किया जाता है। तो ये तो बात हुई कि वाटर को ट्रीट करके हमने कहाँ भेज दिया, कम्युनिटी में भेज दिया है। हमने उसको कलेक्ट किया सोर्स से कलेक्ट करने के बाद में उसको फाइनली हमने कहाँ भेज दिया है, कम्युनिटी में भेज दिया है। अब देखिए, आपने जब वाटर को ट्रीट किया है तो यहाँ से कुछ वेस्ट भी निकलेगा, उस वेस्ट को हम बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं उसको हम, स्लज। तो बेसिकली ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है, क्लैरिफायर है, इस क्लैरिफायर से क्या बनेगी, एक स्लज बनेगी। क्या बनेगी, यहां से स्लज बनेगी। तो अब इस स्लज को हम, अगर इसमें बायोलॉजिकल कंटेंट, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में या डायरेक्टली ओपन इन्वायरमेंट पे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो फिर वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा ओपन इन्वायरमेंट में और वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इसके लिए पहले हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वाटर का ट्रीटमेंट तो हो चुका है, अब जो वेस्ट है उसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब स्लज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम अक्सर हमको देखने को मिलती है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। जब हम वेस्ट वाटर प्लांट STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर स्लज का ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है।
क्योंकि हम उसको डायरेक्टली ओपन इन्वायरमेंट पे डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऑर्गेनिक स्लज की कंटेंट मिलता है। और ऑर्गेनिक स्लज क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोज होता है। जब आप उसको इन्वायरमेंट में डिस्पोज करते हो तो वो वहाँ पर क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। इसलिए हमको बिफोर द डिस्पोजिंग द स्लज इन इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट, हमको उसका पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो स्लज बन रही है उसका हम लिटिल अमाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्लज बनी हुई है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, यहाँ आपने ओवरहेड टैंक में इस वाटर को भेज दिया। पहले आप अगर इसको समझें, विजुअल को देखें, तो ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो स्लज बनी हुई है उसको हमने एक यूनिट है जिसका नाम है स्लज थिकनर, उसमें भेजा है। यहाँ पर हमने कहाँ भेजा इसको, स्लज थिकनर में। स्लज थिकनर का काम क्या होता है, स्लज थिकनर का काम क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। तो एक स्लज थिकनर, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्लज को थिक करने वाला, क्योंकि इस स्लज के साथ में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बजाय। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है, स्लज में से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए जो यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं स्लज थिकनर। उसको क्या बोलते हैं हम, स्लज थिकनर। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक स्लज प्रेजेंट है, तो इस बीच में, यहाँ पर इस बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, इस बीच में हमको यहाँ पर हमको स्लज डाइजेशन टैंक लगाना पड़ेगा। डाइजेशन का मतलब होता है स्लज ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो जनरली आपको एसटीपी में देखने को मिलेगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। बट क्योंकि यहाँ रॉ वाटर है, रॉ वाटर में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक स्लज नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्लज थिकनर में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है और स्लज की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मतलब स्लज थिक हो जाती है। फिर पंपिंग के थ्रू उसको फाइनली कहाँ भेजा जाता है, ड्राइंग बेड्स पर। ड्राइंग बेड्स पर, वहाँ पर ड्राइंग बेड्स, क्योंकि इसको फाइनली कहाँ भेज रहे हैं हम, ड्राइंग बेड्स पर भेज रहे हैं। और ड्राइंग बेड्स पर भेजने पे क्या होगा, ये स्लज में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है ये कहाँ से रिमूव हो चुका है, स्लज थिकनर में। स्लज थिकनर में जैसे ही ये मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होता है उसको हम पंपिंग के थ्रू कहाँ भेज देते हैं, ड्राइंग बेड्स पर। और ड्राइंग बेड का अगर हम पर्पज की बात करें तो ड्राइंग बेड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जो भी इसमें फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ड्राइंग बेड्स कुछ नहीं है, ओपन फील्ड्स होते हैं, ओपन फील्ड्स होते हैं जहां पर हम इस स्लज को, ये जो थिक स्लज है इसको डिस्पोज कर देते हैं, और इसमें जो भी रिमेनिंग कंटेंट जो है मॉइस्चर कंटेंट वो फाइनली ओपन एनवायरनमेंट में रिड्यूस हो जाता है। और जो भी यहाँ पर स्लज बनती है उसको फिर हम फाइनली कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे आपके एम्बैकमेंट फिलिंग में यूज कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, ऐसी कई जगह पर इस स्लज का हम रीयूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें आपने डिफरेंट यूनिट्स को देखा कि किस तरह से वर्क करती हैं, उनका पर्पज़ क्या है, किस तरह से वो लगी हुई हैं। सो आई थिंक आपको इस विजुअल्स के थ्रू ये ज़रूर समझ में आया होगा कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह से इस सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी हैं इनकी बेसिक थ्योरी को पढ़ेंगे, किस तरह से डिज़ाइन होती हैं और क्या क्या इसके लिए डिज़ाइन डेटा है जिनसे आपके रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उनके हम आंसर आसानी से कर सकें। तो चलिए।